हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये कोर्सेज लॉन्च की गई हैं। तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट है 5 मार्क्स के, जिसमें कि हमने मौर्य वंश, गुप्ता, जो राजपूत काल है, 1857 से पहले का पूरा जो हिस्ट्री है वो हम लोग ने MCQ के थ्रू कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट जो आपका है आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम लोग कुछ MCQs भी करेंगे, दैट विल बी लाइक मॉक टेस्ट, और कुछ बेसिक चीज़ें भी पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ टॉपिक्स हैं आपके 5 मार्क्स में क्या क्या आने वाले हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद फिर स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी के आने के बाद, और जो और अन्य जो मूवमेंट हुए थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से नेताओं की क्या क्या भूमिका रही है। ओके, एंड और बाकी जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। जो 1935 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, जिसके बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बना है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ओके, तो हम लोग इसमें पार्टली करने वाले हैं। आज कुछ जो सिलेबस है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो बाकी रह जाएगा वो नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ओके, हम लोग मूव करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड MCQs तो कर लिए थे, बट बहुत ज़्यादा जो बेसिक्स थे वो मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग कर लेते हैं। 1857 रिवोल्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। और अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो उसके क्रांति की बात करें तो ये पहली क्रांति मानी जाती है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 25 मई को मंगल पांडे की बगावत से हो चुकी थी। ओके, पिछले दिन भी मैंने मंगल पांडे जी के बारे में बताया था। ओके, तो इनकी वजह से जो सैनिकों के बीच विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ, और फिर वो उन्होंने दिल्ली से जो क्रांति थी उसको उसकी स्टार्टिंग की, और ये धीरे धीरे बहुत ही जगह पे फैल गया था। मोस्टली उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उन सब जगहों पे। ओके, 50 से ज़्यादा अंग्रेज अफसर और सैनिकों की हत्या कर दी गई। अब वो लोग, क्योंकि मंगल पांडे जी, उस टाइम हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो गाय की चर्बी है, गाय का मांस है, या जो पिग होती है उनके जो मांस होते हैं ना, उनके मांस को यूज़ किया था कारतूस पे। ओके, उसके मुंह से उनको निकालना होता था, उसके बाद वो यूज़ कर सकते थे राइफ़ल चलाने के लिए। तो ये तो क्योंकि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ऐसा करने को कहा गया, तो उसकी वजह से एक उन्होंने बगावत कर दी। ओके, ओके, उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट था उसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले रूल कर रही थी इंडिया पे, उसका जो रूल था वो ख़त्म हो गया, और क्राउन जो मेन गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की वो डायरेक्ट रूल करने लग गई इंडिया पे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब ख़त्म हो गया या क्राउन रूल कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको 1857 टिक लगाना है। ओके, ओके, हम पूरी कहानी देख लेते हैं 1857 की, क्या हुआ था एक्चुअली। 25 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। ठीक है,
और उन्होंने अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज अफसर थे जो उन्हें ऐसा करने को बोल रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओके, और इसके बाद फिर मेरठ में तीसरी इनफ्रेंट, मतलब इनको देख के अब देखो, अगर किसी एक ने कोशिश की तो फिर दूसरे भी सोचते ना मैं हम भी कर सकते हैं, तो उनकी वजह से फिर से 85 सिपाहियों ने भी बगावत कर दी। ओके, तो अंग्रेज़ों के लिए उस विद्रोह को दबाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। मंगल पांडे को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया 8 अप्रैल को। उसके बाद क्या हुआ कि 11 मई को जो क्रांति, अब किसी सिपाही को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया और जो बाकी बचे हुए जो विद्रोही थे उनको भी 10 साल के लिए कारावास दे दी। यहाँ पे सॉरी मैं ऐड नहीं कर पाई, जो बाकी और जो विद्रोह कर रहे थे सिपाही उनको 10 साल के लिए कैद कर दिया गया। तो एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी उन सिपाहियों के बीच, और उन्होंने क्या किया, 11 मई को दिल्ली में जमा हुए और फिर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। और जो वहाँ पे मुग़ल के जो सम्राट थे, सॉरी बादशाह थे, राजा कह लो, नाम के ही राजा रह गए थे, क्योंकि टोटली जो आप बोलोगे पावर, ओके, वो ब्रिटिश के अंदर आ गई थी और ब्रिटिश के पास थी टोटली। बस नाम के वो बहादुर शाह जो थे वो नाम के राजा रह गए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुग़ल साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे, तो बहादुर शाह सेकंड थे। ओके, आपको क्वेश्चन भी करवाया था शायद मैंने। ओके, लीव इट। तो उसके बाद क्या हुआ कि 14 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। क्रांतिकारियों ने 14 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, खैर इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में फिर से अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था 21 सितंबर को। बट ये जो विद्रोह था ये बहुत ही जल्दी सारी जगह पे फैल गया था। सारी जगह नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट जो यूपी उत्तर प्रदेश का पार्ट है वहाँ फैल गया था, बिहार का पार्ट है, उड़ीसा, यहाँ सारी जगह जो विद्रोह है वो फैल चुका था। जैसे यहाँ देखिए आप कुछ एरिया जो है मेंशन किया हुआ है, मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, लगभग पूरे भारत में ये जो है फैल गया था। ओके, ये था 1857 का रिवोल्ट। ओके, नेक्स्ट बस जो सेपॉय म्यूटिनी बोली जाती है, इसको क्या मतलब बस सिपाहियों की वजह से ये विद्रोह हुआ था? नहीं, एक्चुअली में पूरे देश में ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो एक होता है ना कि अत्याचार जो कर रहे थे ब्रिटिश, उसके खिलाफ सारे लोगों के मन में जहर भरा हुआ था। तो जहाँ स्टार्ट हुआ लोग बस टूट पड़े। और पहले जैसे लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने ये किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़प की नीति। ओके, हिंदी में इसको हड़प की नीति बोलते हैं। तो इसके कारण जितने भी राजवंश वाले थे, जो राजा थे, उनमें असंतोष था, आक्रोश था, जिसकी वजह से राजा भी उनके खिलाफ थे। तो जैसे ही विद्रोह हुआ वो लोग भी साथ हो गए। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने भारतीय जमींदारों से उन्हें इनाम में मिली भूमि छीन लिए। अब देखो, जो जमींदार थे वो भी साथ आ गए। वो कैसे? तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी ब्रिटिशर के द्वारा। जो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि जितने भी गिफ्ट के तौर पे, इनाम के तौर पे जमींदारों को भूमि मिली थी वो सब वापस ले ली गई। तो जो गरीब जमींदार थे तो वो निसहाय हो गए थे ना। अब ज़मींदारों से ज़मीन ही छीन लोगे तो वो करेंगे क्या, है ना। तो उसकी वजह से ज़मींदार भी उनके खिलाफ थे। और कुछ देखो, एक तो सती प्रथा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ये थी, ट्रेंड में थी। ओके, तो
वो एक गलत चीज़ भी थी, गलत अवधारणा थी लोगों की, बट लोग उससे मतलब धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो उनके धर्म का एक पार्ट है, तो उसकी वजह से भी, और अंग्रेज़ों ने उसे बंद करने के लिए ये किया था, स्टेप उठाया था, तो उसकी वजह से भी लोग आहत थे। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के कारण जो उद्योग वाले थे, धंधे उनके चौपट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो वो धंधे वाले जितने भी थे, मतलब बिजनेस वाले जितने भी थे, वो बेरोज़गार हो गए थे। तो व्यापारी जो थे वो भी उनके खिलाफ थे। कैसे कैसे हर एक वर्ग का इंसान उनके खिलाफ हो जा रहा है ना। किसान तो लगान देते हुए परेशान था, क्या क्या वो रैयतवारी, महलवारी ये सब लगा रखा था उनके ऊपर। तो वैसे ही किसानों की जो दशा थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने जाति नियमों की उपेक्षा, विलियम बेंटिक, मैंने जैसा कि बताया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और भारतीय जो थे वो रूढ़िवादी थे। तो उसकी वजह से भी ये विद्रोह जो है वो बहुत ज़्यादा फैला, और बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था। अचानक से इतना बड़ा रिवोल्ट अंग्रेज़ों ने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। उनके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ, बट फाइनली 1857 जो है रिवोल्ट, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। एक तरह से फेल्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद ही लोगों में वो नेशनलिटी वाली फीलिंग जो है ना वो जागना स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं थी। 1857 के रिवोल्ट के टाइम में कोई नेशनलिटी वाली फीलिंग नहीं थी लोगों में। ओके, कहाँ कहाँ किस राजा ने और किसके खिलाफ विद्रोह जो किया, वो ब्रिटिशर के तरफ से कौन थे और राजा कौन थे, किस किस जगह पे। तो इलाहाबाद की बात करें तो विद्रोही नेता लियाकत अली थे, और उनके खिलाफ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कर्नल नील थे, ठीक है। झांसी में कैप्टन होरोज, और उनके खिलाफ जो विद्रोही नेता थी वो रानी लक्ष्मीबाई। ओके, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सबने सुना होगा, और झांसी तो याद ही रह जाएगा। पटना में कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने विसेंट आयर के खिलाफ विद्रोह किया था। दिल्ली में कैंपबेल बख्त खां विद्रोही नेता थे। कानपुर में भी कैंपबेल ही थे, बरेली में भी कैंपबेल ही थे, ओके। और कानपुर के केस में विद्रोही नेता कौन थे, तो नाना साहब, और बरेली में खान बहादुर, ओके। जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ पे भी कुंवर सिंह, और इनके अपोजिट में जो थे अधिकारी वो थे जनरल आयर टेलर, ओके। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कैंपबेल, और विद्रोही नेता थी बेगम हजरत महल। और वाराणसी में कर्नल नील, लियाकत अली जो थे वो विद्रोही नेता थे, ओके। आपको ये ध्यान रखना है, कम से कम ये तो ध्यान रखना है कि विद्रोह का स्थान कौन सा था और उस वहाँ पे कौन से विद्रोही नेता थे, ओके। जैसे इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, पटना कुंवर सिंह, वाराणसी लियाकत अली, ये आपको याद रखना है। कानपुर नाना साहब, ओके। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन पे, एमसीक्यूज पे। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता रखा है कि 1857 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी करा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, ओके। सॉरी, लीव इट। हम लोग अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। मैंने अभी करवाया आपको ये क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, तो 1857। इसके बाद क्राउन रूल आ गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन सा शहर, देखिए अभी तो पढ़ा था हमने, झांसी तो था ही, जगदीशपुर भी पढ़ा था, लखनऊ भी पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा था,
क्या नहीं पढ़ा? चित्तौर। ओके, चित्तौर प्रभावित नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, वेट या क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अभी अभी हमने पढ़ा है, लखनऊ में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर हजरत महल, नाना साहब, जीनत महल, तात्या टोपे, कौन थे? ओके, हजरत महल। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि आपके पास रीज़न दिया हुआ है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ऐसा था क्या? ओके, हमारा सेकेंड ऑप्शन है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। बाद में फिर कुछ राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था क्या? ऐसा था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश के जो सिपाही थे वो ज़्यादा ही उनमें ज़्यादा एकता थी क्या? नेशनलिस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा थी क्या? संगठित थे वो, ऐसा था। और लास्ट आपका है डी, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आंसर? देखिए फ्रेंड्स, एक तो दुनिया भर के जो भारतीय सिपाही थे वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ओके, कुछ एक ग्रुप इन्वॉल्व था, बट अगर आप बोलोगे कि पूरे भारत के सिपाही इन्वॉल्व थे तो नहीं थे। ठीक है, तो एकता और उद्देश्य की कमी तो थी ही। उन्हें क्या करना था वो बिल्कुल ही प्लान्ड नहीं था, प्री प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस वो उनको विद्रोह करना था, उन्होंने कर दिया। ओके, और कुछ राजा जो थे, भारतीय राजा, वो ब्रिटिश सरकार के साथ थे। ओके, जिसकी वजह से भी जो 1857 का संग्राम था वो असफल हुआ। और नेक्स्ट जो ब्रिटिश सिपाही जो थे उनके पास एक तो बहुत सारे हथियार भी थे। ओके, और उनके पास वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मैनर में, बहुत ही यूनिटी थी उनके अंदर, इसकी वजह से जो है असफल हुआ। तो सारे ही जो रीजंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? ये तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बख्त खान। ओके, ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब हम लोग जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रिटिश के आने के बाद से क्या क्या मुख्य जो कांड हुए हैं उनको मैंने एक लाइन से उसके ईयर के साथ लिखा है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वास्को डी गामा कब आया था भारत। ओके, तो आपके पास यहाँ आंसर मौजूद है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पिछले वीडियो में भी मैंने करवाया था प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध यहाँ नहीं मेंशन है, 1764 में हुआ था। ओके, तो इस तरह से सारे जो भी इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हुए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईयर्स के साथ। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ओके, नेक्स्ट जो है 1600 में, ये मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया था, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। 1748 में भारत में एंग्लो फ्रांसीसी से युद्ध हुआ था। ओके, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। चुआर का युद्ध चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 में। 1769 में। 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया था, और उससे पहले जो टीपू सुल्तान थे वो डट के सामना कर रहे थे। शायद
3 युद्ध हुए टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। ओके, हम लोग इसको देख लेंगे। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके, 1819 तक 1819 तक। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ओके, 1856 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, सिखों की पराजय हुई, जिसमें कि और एक एक करके जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक एक करके जो राज्य थे वो हथियाते गए। एक्चुअली जो भारत के राजा थे उनमें एकता नहीं थी। उनको लगता था कि चलो उस मतलब ब्रिटिशर उसके राज्य को कब्जा कर रहा तो कोई बात नहीं, उनके पास वो ये नहीं सोच रहे थे कि नेक्स्ट जो हो सकता है वो हम हो। तो एकता की कमी थी उनमें। फिर 1857 का जो प्रथम संग्राम हुआ। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विद्रोह हुआ था, छोटे छोटे विद्रोह उससे पहले भी हो रहे थे। ओके, ये मेजर लेवल पे था और बहुत ही प्रभावशाली था। ओके, इसकी वजह से इसको प्रथम संग्राम बोला जाता है। 1885 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। फिर अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, और इसको फिर रद्द कर दिया गया था 1911 में। ओके, 1915 में एनी बेसेंट ने होम रूल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग जो था वो कब स्टार्ट किया गया था, तो मतलब फाउंड कब किया गया था, तो 1915 में। फिर खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जो था वो कब हुआ, तो 1919 में। मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ये दोनों को मैंने डिस्क्राइब किया है नीचे। आगे जो वीडियो के नेक्स्ट आवर हैं उसमें कंप्लीट होगा, मतलब इसी वीडियो में कंप्लीट होगा, डोंट वरी। ओके, 1921 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये मैं कल करवाने वाली हूँ। आपको ये याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा करवाया गया था वो कब हुआ था, तो 1921 में। ओके, 1922 में चौरी चौरा कांड, गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था क्योंकि ये जो अहिंसा उनका मानना था अहिंसा के साथ हमें जो क्या फ्रीडम इंडिपेंडेंस जो है वो लेनी है, और ये कांड हो गया चौरी चौरा कांड। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। 1922 में ऐसा हुआ। 1928 में साइमन आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह था, ओके, वो उन्होंने स्टार्ट की थी, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1931 की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता भी हुआ। ओके, तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने सारे। अब बताओ गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। ओके, अगर हम बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में, है ना। प्रथम 1930 में। ओके, एक और है भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1942 में हुआ था। इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ये जो वीडियो सीरीज़ आ रही है इसको फॉलो करें। एक दिन भी लैप्स करोगे तो आपके कम से कम 2-3 मार्क्स गए, तो लैप्स नहीं करना है। नौसेना विद्रोह 1946 में। भारत का विभाजन 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, और भारत का विभाजन का मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। ओके, 1961 में। अब देखो 1947 में हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, तब भी गोवा में पुर्तगाल वाले अड्डी गड़ा के बैठे थे।
सॉरी 1961 में क्या हुआ, गोवा जो है पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा था, तो वहाँ से वो चले गए। ओके, तो फुल ऑन इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में। और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा संविधान जो है वो बना। संविधान के बारे में हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो कल तक ये जो है नेशनल मूवमेंट वो कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा पॉलिटी ही होगा, दैट इज़ राजनीतिक। ओके ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एमसीक्यूज पे। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? पी मित्र। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए, कोई एक नहीं था। ओके, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। लाला हरदयाल भी थे, सरदार सोहन सिंह भी थे, सरदार सोहन सिंह, और तारकनाथ दास भी थे। ठीक है, और भी कुछ नेता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था? ओके, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इट्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके ओके, नेक्स्ट है 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसको मैंने होम रूल लीग को मैंने एक्सप्लेन किया है आगे। इसको मैंने बहुत बेसिक्स से एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आता है तो और बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? इस तिलक और एनी बेसेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल के विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? हमने अभी पढ़ा है ना, 1905 में हुआ था, ये तो मैंने बता दिया था। अभी डेट किसको किसको मालूम है? ये 15 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 15 अक्टूबर 1905। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसरॉय कौन थे? अच्छा, वाइसरॉय पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, तो ये वाइसरॉय कब से स्टार्ट हुआ? 1858 से स्टार्ट हुआ ये वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा के वाइसरॉय कर दिया गया। ओके ओके, तो 1905 दैट इज 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसरॉय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन थे विभाजन के टाइम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को ना इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। ओके ओके, तो क्या होगा आंसर? 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ओके, या फिर आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है, उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो कुछ साल के बाद ही जो उनमें जो है ना सोच, कुछ लोगों की सोच अलग थी और कुछ की अलग, तो विचारधारा के बेसिस पे ना कांग्रेस 2 पार्ट में बट गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। ओके, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि गरम दल से संबंधित कौन से नेता थे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दो, और इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ओके, लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा,
है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो सबको पता होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज मैं 40 क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। आप सोच रहे हो जान छूटी? नहीं, जान नहीं छूटी, अभी बहुत सारा चीज़ हमें डिस्कस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर फ्रेंड्स इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। ओके, सरोजनी नायडू जी। ओके ओके, तो कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया ना उससे रिलेटेड। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, उसके कुछ टाइम के बाद ही पार्टी में वैचारिक मतभेद की वजह से 2 गुट में बट गया, 2 दलों में बट गया। ओके, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता की बात करें, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, नेता से रिलेटेड। ओके, तो गरम दल के नेता की बात करें तो क्या मैंने अभी बताया था, लाल बाल पाल। तो बाल में बाल गंगाधर तिलक आ गए, लाला लाजपत राय आ गए, बिपिन चंद्र पाल। तो ये तो 3 नाम आपको याद ही रह जाएंगे, और चौथे थे अरविंद घोष। ओके, तो गरम दल के नेता के नाम अगर आपको याद है तो फाइंड आउट आप कर ही लोगे, नरम दल के नेता कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख नेता थे नरम दल के, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, दिनसा वाचम, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे नेता थे। ओके, बाद में फिर क्या हुआ कि 1916 में जो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था ना, तो लखनऊ अधिवेशन में दोनों का विलय हो गया, मिल गए फिर दोनों ही, गरम दल और नरम दल वाले। उसमें कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजुमदार। अगर आपसे पूछा जाए कि 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके पास थी, तो अंबिका चरण मजुमदार। ओके ओके, लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे पहले स्वराज्य के लिए मतलब ऐसा रिजोल्यूशन वगैरह नहीं पास किया गया था, लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो है दोनों ही दल का विलय हो गया, एक ही फिर से पार्टी एकजुट हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी अप्रैल 1916 में। उनकी जो शाखाएं थी, एक्चुअली 2 शाखाएं थी, सॉरी 2 पार्ट में होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना हुई। एक तो एनी बेसेंट जी ने की थी और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो उनका जो एरिया था वो बांटा हुआ था, इस जगह पे वो करते और उस जगह पे वो करते, जिसकी वजह से मतलब कुछ मतभेद ना हो दोनों के आइडियोलॉजी में। इसकी वजह से उन्होंने अपना अपना एरिया बांट लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, इन सब में अपना जो शाखा बोल सकते हैं वो उन्होंने ओपन किया था। ओके, और उनकी जो मांग थी वो स्वराज की मांग कर रहे थे। ओके, और लैंग्वेज बेस्ड भाषाई प्रांत की स्थापना करने को बोल रहे थे। शिक्षा जो था उसको प्रचार प्रसार के लिए बोल रहे थे कि ओके, और एनी बेसेंट में सितंबर, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी स्थापना और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। ओके, आपको याद रखना है। जो मद्रास का एरिया था उसको छोड़ के बाकी सारे जगह, सॉरी, एनी
एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक की कितने शाखाएं थे? 6, और इनके 200 शाखाएं थी। ओके, अब ये नॉर्मल सी बात है, कोई एक इंसान 6 शाखाएं चला रहा है और कोई 200 चला रहा है, तो सबसे अच्छा काम कौन कर रहा होगा? तो सबसे अच्छा काम किसके द्वारा हो रहा होगा? जिसकी शाखाएं कम है, 6 शाखाएं वाले, वो अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, है ना। और 200 शाखाएं हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है नरमी हो सकती है। और 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट जो है उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था। एक्चुअली एनी बेसेंट जी जो थी वो आयरलैंड की थी, और इसी तरह का कुछ होम रूल लीग जो था वो वहाँ चल चुका था। और उसकी सफलता की वजह से उन्होंने सोचा, एनी बेसेंट जी ने सोचा था कि वहाँ जब ये काम कर सकता है ये होम रूल लीग, तो भारत में भी काम कर सकता है। इसकी वजह से उन्होंने ये यहाँ पे स्टार्ट किया। 1919 आते आते ये आंदोलन जो है वो धीमा कह सकते हो या ख़त्म कह सकते हो गई। और हाँ, कुछ पत्रिका थी जैसे कि न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब जो पत्रिका थी वो एनी बेसेंट जी ने प्रारंभ की थी प्रकाशन के लिए। ओके, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका जो थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, तो एनी बेसेंट, या न्यू इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है 13 अप्रैल 1919, ये वो दिन था जो हर भारतीय के को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। अब उसमें ये ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली जलियांवाला बाग मैसेकर, नरसंहार जो हुआ था ये 1919 में ही हुआ था। ओके, एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे, ठीक है, उनके साथ लोगों की मीटिंग होने वाली थी और गांधी जी को पकड़ लिया गया। ओके, वो आ ही नहीं पाए। और कुछ और नेता जो थे जैसे सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, इन सब को ना बंदी बना लिया गया था। ओके, तो जो 13 अप्रैल को मीटिंग होने वाली थी वो हो नहीं पाई, बट फिर भी लोग वहाँ जमा हुए थे। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों में जो माइकल ओ डायर थे, 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया, इतने सारे लोगों को छल्ली कर दिया, बिल्कुल क्रूरता से मार डाला। और ये अंग्रेज़ भी मानते हैं कि करीब मतलब उनके अनुसार करीब 380 या 379 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन वहाँ 20,000 लोग जो थे एकत्रित थे, और उनमें से कम 800-900 लोगों की जान गई थी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो अलग अलग बुक्स है वहाँ से मैंने उठाया है। तो अचानक से डायर ने फायरिंग कर दी और बहुत सारे लोग मर गए, और जो पार्क था उनको बंद कर दिया गया। मतलब उनके जो पार्क थे उनके 3 गेट थे, तीनों गेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद सामने से गोली चला दी गई, ठीक है। तो ये बहुत ही शर्मनाक था, बट उन्होंने माना नहीं कि जो अंग्रेज़ी शासन है उनकी गलती है। सीधा उन्होंने माइकल ओ डायर पर मुकदमा कर दिया कि ठीक है। और इसके लिए जो कमेटी बिठाई गई, इस अब कुछ भी होता है हमारे यहाँ, जैसे अभी भी सरकार कुछ होता है तो उसमें कमेटी बिठा देती है जांच करने के लिए, है ना। उस समय भी कमेटी बैठी थी। अब उस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए जो उसकी जांच के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी उसका क्या नाम था? तो हंटर कमेटी। ओके। और इस कांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उन्होंने वो लौटा दी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी,
तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो रीज़न जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने ये बोल दिया कि इस एक्ट के थ्रू बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जो सरकार है, पुलिस है, वो किसी को भी उठा के जेल में बंद कर सकती है। अब बताओ, बिना किसी रीज़न के किसी को भी उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, तो इसलिए इसको काला कानून बोला जाता है। रॉलेट एक्ट यही है। ओके, तो जो अभी अभी हमने जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस किए थे, उसमें से अधिकतर टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे जो है गांधीयन एरा जो है गांधी जी से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी नेशनल मूवमेंट हैं उसको हम लोग बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर ही सकते हो। व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, लाइक नहीं आते, तो लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक कर दो यार। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और भी सिलेबस जो है आपके अनुसार कोई टॉपिक है जो रह गया है वो करवाने हैं, या कहीं ऐसा मिस्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कोई भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।